नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जलवायु को समझेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 9th के चैप्टर 4 में दिया गया है। देखिए, हम लोग टेलीग्राम में ना क्विज़ ऐसे ही फुर्सत था, मैं तो सोचा 5-6 सवाल पूछते हैं। 5-6 सवाल जलवायु से डाले, जैसे महावट क्या है, आपका पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से आता है, ऐसे अलग अलग चीज़ें, एल नीनो क्या है। और मैक्सिमम लोग के उत्तर ना गलत आए। मतलब मेरे को ये समझ में आया कि यार कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम क्लियर है। दूसरी चीज़, फिर मैं एक सवाल पूछा कि यार टॉपिक इसके ऊपर वीडियो लाएं क्या, तो मैक्सिमम लोग बोले हाँ भैया बिल्कुल लाओ। तो मैं बोला चलो लाते हैं। इससे पहले हम लोग सीरीज़ चालू किए थे, तो शुरू के 3 चैप्टर आपको हम लोग कोशिश करेंगे, आपको चैनल में भी मिल जाएंगे, नीचे हम लोग कमेंट में पिन कर देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। शुरू करते हैं। एक चीज़ हम लोग और करेंगे, एक तो ये जो बुक है सीधा सीधा ये पढ़ेंगे। मैं शुरू में सोचा कि अच्छे से समझाऊं, लेकिन जितना आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, अभी एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, तो जो ज़रूरी है वही पढ़ते हैं। थोड़ा बहुत मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा जिससे आप अच्छे से समझ सकें। सबसे पहले देखिए, 2 चीज़ आता है, एक होता है जलवायु और दूसरा होता है मौसम। तो देखो, नॉर्मल बात होती है, जैसे आपसे बोले कि यार अभी मौसम कैसा है, आप बोलोगे यार अभी बरसात हो रही। अभी मौसम कैसा है, अभी धूप निकली। अभी मौसम कैसा है, अभी थोड़ा सा ना धूप छाँव है। तो मौसम क्या है, एक दिन में कई बार बदलता है। सुबह हो सकता है मौसम कुछ और हो, शाम को मौसम कुछ और हो जाए। तो मौसम बदलते रहता है। लेकिन जलवायु क्या है, लंबे समय तक जो मौसम की अवस्था या विविधता का कुल योग ही जलवायु है। मतलब जैसे आपसे कोई पूछा कि यार भारत की जलवायु कैसी है, अंटार्कटिका की कैसी है, तो अंटार्कटिका में देखोगे, आर्कटिक में देखोगे, बर्फ़ जमी है, तो वहाँ की जलवायु ठंडी है। यूरोप में आप जाओगे, वहाँ लोग स्वेटर पहन के घूमते हैं, वहाँ की जलवायु ठंडी है। अफ्रीका में जाओगे, वहाँ की जलवायु गर्मी है, मतलब गर्म है। तो जलवायु मतलब होता है कि जो एवरेज है पिछले 30 साल से कैसी जलवायु, वो कहलाता है जलवायु। और मौसम जो दिन ब दिन बदलते रहता है, बोलते हैं ना कि मौसम की तरह बदलते हो यार तुम। अगली चीज़ है मानसून। यहाँ से भी एक आध सवाल आ सकता है। तो मानसून की व्युत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई, जिसका अर्थ होता है मौसम। अरबी में उसको मौसिम बोलते हैं। और मानसून का मतलब होता है कि वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन एक वर्ष के दौरान। अभी हम समझेंगे कि कैसे वायु की दिशा में परिवर्तन होता है। पहले वायु ऐसे बहती है, दूसरे फिर ऐसे बहने लगती है, इस वायु से पानी गिरता है, फिर मानसून लौट जाता है। जनरली ना वायु एक ही दिशा में बहती है, लेकिन इसमें मानसून में क्या है कि दोनों दिशा में बहती है। इससे फ़ायदा ना, वहाँ के जो नाविक थे अरब वाले, वो पहले तो हवा के हिसाब से ही चलते थे, तो देख लेते थे अच्छा अभी इस सीज़न में हवा ऐसे बहेगी, तो इधर आते थे भारत। फिर देखते थे अब हवा उल्टा बहने लगी, तो भारत से वापस चल जाते थे। मतलब हवा के हिसाब से अपना वो डिसाइड करते थे। तो वही, जैसे जलवायु का वही है कि बोला है कि मरुस्थल में 50 डिग्री हो सकता है दिन का तापमान, रात को ये 15 डिग्री तक हो सकता है। तो ये बात हो रही कि एक समुद्र का ना समकारी प्रभाव होता है। एक तो रेत की बात होती है। रेत आपको पता होगा जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। एक तो आपको ये जानना चाहिए। दूसरा, अगर आप भूमि और पानी की बात करेंगे ना, तो जो ज़मीन है, अगर आप 2 चीज़ हम देखें, एक ज़मीन और एक पानी, तो जो पानी है ना वो धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। लेकिन जो आपकी ज़मीन है, ज़मीन में जैसे पत्थर होते हैं, पत्थर आप देखे होगे ना, जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं, इनके हिसाब से पृथ्वी का भी तापमान अलग अलग होता है। जैसे जो समुद्र के किनारे के एरिया हैं वहाँ क्या होता है, जो बिल्कुल बगल वाले, वहाँ का जो टेम्परेचर है, जैसे चेन्नई हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, बम्बई हो गया, यहाँ ना टेम्परेचर डिफरेंस कम रहता है अलग अलग ऋतु में। लेकिन आप जैसे जैसे समुद्र से दूर जाओगे, जैसे मान लीजिए भारत है, ये समुद्र के पास, तो समकारी प्रभाव होता है समुद्र का। मतलब यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहता। मतलब ऐसा समझिए, डिफरेंस मतलब कि साल में ऐसा नहीं रहेगा कि ठंडी बहुत ठंड पड़ेगी, गर्मी बहुत गर्मी पड़ेगी, वो एक ही टाइप का टेम्परेचर रहता है। लेकिन अगर आप दिल्ली चल दोगे, दिल्ली में ठंड इतनी पड़ती है, अभी पड़ेगी कि लोग उसमें भी डेथ होती है। गर्मी इतनी पड़ती है लू की, उससे लोग मरते हैं। तो जैसे जैसे आप समुद्र से दूर जाओगे ना, उसको बोलते हैं महाद्वीपीय अवस्था। महाद्वीपीय अवस्था मतलब गर्मी में बहुत अधिक गर्मी और सर्दी में बहुत अधिक ठंडी होना, इसको बोलते हैं महाद्वीपीय अवस्था, पहली चीज़। और महासागरी मतलब क्या होता है, महासागरी मतलब कि ये तापमान का अंतर कम रहता है। मतलब गर्मी में ना तो बहुत गर्मी पड़ती है, ठंडी में ना तो बहुत ठंडी पड़ती, एक टाइप का तापमान रहता है।
एक चीज़ और हम पढ़ेंगे कि उत्तरी मैदान में जो वर्षा की मात्रा है वो पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है। ये भी सवाल मैं पूछा था, इसको भी मैक्सिमम लोग नहीं बना पाए। क्यों होता है कि अब उत्तर के मैदान में मानसून ऐसे आता है, इधर हिमालय से टकरा के नॉर्थ ईस्ट से ऐसे आता है, तो भाई गिरते गिरते आएगा। तो मान लो किसी बाल्टी में पानी भरा है तो इधर ज़्यादा गिरेगा ना, इधर ख़त्म होते जाएगा, और रेगिस्तान तक पहुंचा तो पूरा ख़त्म हो गया, तो पानी ही ख़त्म हो जाता है तब तक। तो ये अभी हम लोग समझेंगे पूरी चीज़ें। अगली चीज़ है कि किसी भी चीज़ जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। ऊपर ऊपर से समझिए। एक तो होता है अक्षांश। अक्षांश आपको पता है कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है तो 0 डिग्री है, इधर कर्क रेखा है, नीचे मकर रेखा है। अब सूर्य यहाँ से यहाँ तक ही, मतलब जनरली सूर्य का मूवमेंट होता है, तो यहाँ जो आपके 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, यहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे गर्मी कम होगी और ठंडी ज़्यादा होती है। ये आप ऐसे भी जान सकते हैं कि यहाँ इसीलिए बर्फ़ रहती है, इसीलिए तो बर्फ़ रहती है, और 0 डिग्री में लोग अफ्रीका जैसे रहते हैं। तो ये चीज़ है। ऊंचाई भी आपको पता है। ऊंचाई कैसे आप देखोगे, आप जैसे अमरकंटक की पहाड़ी में जाओगे, शिमला जाओगे, ठंडा लगता है ना, मतलब जैसे जैसे आप ऊंचे एरिया में जाओगे ऊंचाई बढ़ेगी, आपका टेम्परेचर कम होगा, ये भी आपको पता है। वायु दाब भी हम समझेंगे। समुद्र से दूरी अभी हम देख ही लिए कि समुद्र से जैसे जैसे आप दूर जाओगे तो जो विषम परिस्थितियाँ आएंगी, मतलब कि टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो बढ़ते जाएगा। समुद्र के पास ना तो ठंडी में ज़्यादा ठंड होगी, ना गर्मी में ज़्यादा गर्मी होगी। इसी को बोलते हैं समुद्र का समकारी प्रभाव। फिर महासागरीय धाराएं, ये या तो ठंडी धाराएं होती हैं जो ठंड कर देती हैं, या तो गर्म होती हैं जो गर्मी कर देती हैं। गर्म धाराएं मरुस्थल भी बना देती हैं, और ठंडी और गर्म धाराएं जहां आपस में मिलती हैं वहां पे ठीक ठाक मछली का उत्पादन होता है। उच्चावच मतलब होता है पहाड़। ये तो आपको पता ही है कि जैसे मान लीजिए बादल मेघा हैं, इधर ये पहाड़ है, तो ये बादल आए, पहाड़ में टकराए, ऊपर उठे, यहाँ मतलब ये हवा है। बादल तो ऊपर जाके बनता है जनरली। हवा आई, ऊपर चढ़ी, जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगी तो बादल बनते हैं, फिर यहाँ पानी गिर जाता है। तो पहाड़ के इस साइड पानी गिरेगा और इधर पानी नहीं गिरेगा, तो ये भी इसी को बोलते हैं पवन विमुख ढाल जो हैं वो सूखे रहते हैं। तो ये अलग अलग कारक हैं जो जलवायु को आपकी प्रभावित करते हैं। थोड़ा सा मैं एनिमेशन दिखाता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा। पृथ्वी के ना प्रेशर बेल्ट समझिए कि ये जो 0 डिग्री के आसपास का इलाका है ना, मतलब ये जो भूमध्य रेखा के आसपास है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। मतलब ये भूमध्य रेखी लो प्रेशर हाई प्रेशर ऐसा समझिए कि जहाँ सूर्य की किरण ज़्यादा पड़ेगी ना वहाँ लो प्रेशर बन जाएगा। जहाँ ज़्यादा गर्मी रहेगी प्रेशर कम हो जाएगा, और ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो वहाँ लो प्रेशर, मतलब सूर्य की किरण जैसे डायरेक्ट पड़ रही तो प्रेशर कम हो जाएगा। और यहाँ पे हाई प्रेशर का बेल्ट है, फिर ये लो प्रेशर का बेल्ट है, और ये हाई प्रेशर का बेल्ट है। ये बस जानने के लिए अपने को काम ये 2 से बस है। और यहाँ पे क्या है, जहाँ पे ये सूर्य 0 डिग्री में सीधा रहता है, सीधा किरण पड़ती, तो यहाँ लो प्रेशर बनता है। इसी को बोलते हैं ITCZ। IT ये नाम आपको 2-3 बार फिर से आएगा। इसी को बोलते हैं ITCZ। ठीक। अब जनरली क्या होता है, हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर, मतलब हवा के चलने की दिशा होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो जहाँ सूर्य सीधा सीधा पड़ा, ये मान लीजिए सन है, तो सूर्य जहाँ सीधा पड़ा वहाँ बना लो प्रेशर, उसके पास कहीं पे बना हाई प्रेशर दूर से, तो हवा ऐसे चलती है। एक रूल ये है। दूसरा रूल ये है कि जो हवा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध मतलब 0 डिग्री के उत्तर में, दक्षिणी मतलब नीचे, तो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिने ओर मुड़ती है। सीधे सीधे नहीं चढ़ती, सीधे सीधे नहीं चलती, ऐसे ऐसे नहीं चलती, ऐसे चलती टेढ़ी, अपने दाहिने ओर मुड़ती है। और दक्षिणी गोलार्ध में अपने बाएं ओर मुड़ती है, मतलब अपने लेफ्ट मुड़ती है, क्योंकि पृथ्वी घूम रही। और इसी को बोलते हैं कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण हवा ऐसी तिरछी चलती है। अगली चीज़ आपको ये समझ में आ गई। तो अब जैसे यहाँ जो हवा चलेगी, हवा देखिए, हवा चलेगी, यहाँ हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से ऐसे हवा चलेगी इधर, ठीक, अपने राइट में। अब हवा की दिशा में आप ऐसे अपना राइट लेफ्ट मत करना, हवा की दिशा के राइट में ऐसे घूमेगी, सीधा ना चल के ऐसे चलने लगेगी। मतलब
हवा को चलना था ऐसे, लेकिन अपने राइट में मुड़ गई तो ऐसे चलेगी, ठीक। और सेम दक्षिणी गोलार्ध में चलना था ऐसे, लेकिन ऐसे न चल के ऐसे चलेगी। ये चीज़ आप समझ गए, ये होता है कोरियोलिस बल के कारण। तो अब अगर भारत को आप देखोगे तो भारत में मान लो अगर यहाँ पे भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये तो आपको पता होगा। यहाँ पे कहीं पे हाई प्रेशर बनता है, ठीक। तो हवा चलना चाहिए ऐसे सामान्यतः, ठीक। हवा ऐसे चलना चाहिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि हवा को अगर पानी गिराना है तो वो पानी के ऊपर से चलेगी तभी पानी गिराएगी। अब यहाँ हिमालय से कोई हवा आ रही तो वो भारत में पानी कभी गिरा सकती है, तो हवा ऐसे चलती और भारत में कभी पानी नहीं गिरता और भारत रेगिस्तान होता अगर सामान्य स्थिति रहती, क्योंकि यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ ITCZ है, ये हाई प्रेशर है, हवा ऐसे चलना चाहिए। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते। अब देखो ये जो है ना आपका सनलाइट इधर पड़ रही है, आपका क्या बोलेंगे अपन, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। अब हम आ रहे हैं गर्मी के सीजन में। आपको पता है कि पृथ्वी थोड़ा सा मुड़ी हुई है, पृथ्वी थोड़ा सा 23.5 डिग्री अक्ष में ऐसे झुकी हुई है। अब सनलाइट, सूर्य यहाँ पे आ जाता है, जब गर्मी पड़ती है ना, जून पड़ता है तो सूर्य कर्क रेखा में आ जाता है, आपको पता है। तो सूर्य की जो किरण है वो सीधा सीधा यहाँ पड़ती है, कर्क रेखा में सीधी पड़ती है। इसीलिए क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ गर्मी होती है जून में, और ये जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ क्या होती है, ठंडी पड़ती है। और जब आप दिसंबर में आएंगे तो दिसंबर में क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, ये चित्र से मेरे हिसाब से आप समझते होंगे कि मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, तो जून में क्या होता है कि ये जो, क्योंकि कर्क रेखा में सीधी सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो जून में इसीलिए जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे गर्मी रहती है और यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में ठंडी पड़ती है। वही अगर आप दिसंबर में जाएंगे तो सूर्य सीधा सीधा मकर रेखा में पड़ता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी रहती है और उत्तरी गोलार्ध में ठंडी रहती है। तो वही 4 मौसम रहते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में और मार्च में सूर्य की किरण कहाँ पड़ती, 0 डिग्री में, मतलब अर्थ के बीच में। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पता रहना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये पृथ्वी है, सूर्य यहाँ था समझ लीजिए मार्च में, अब सूर्य ना धीरे धीरे यहाँ आ गया, ठीक, जून में। अब सूर्य देवता की सीधी किरण पड़ी कर्क रेखा में। अब मैं आपको बताया जहाँ सीधी किरण पड़ती है वहाँ क्या बनता है, लो प्रेशर। तो यहाँ पे हो गया लो प्रेशर, ठीक, निम्न दाब का क्षेत्र बन गया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहीं पे ना आपका ITCZ भी शिफ्ट हो गया, सूर्य के साथ साथ जो इंटर ट्रॉपिकल जोन है, कन्वर्जेंस जोन, वो शिफ्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये आप समझ गए। तो अब यहाँ लो प्रेशर बन जाएगा तो हवा कहाँ आएंगी, इधर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में भारत की तरफ आएंगी, और यही हवा जो है भारत में पानी गिराएंगी, अब भारत में मानसून करेंगी। पानी क्यों गिरेगा, क्योंकि जब हवा आ रही तो अब ऐसे आ रही, ठीक, तो ये समुद्र के ऊपर से उड़ के आ रही, समुद्र से वो आर्द्रता लेगी और भारत में बरसात कराएगी। ये बेसिक चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। लो प्रेशर बनने के कई कारण होते हैं जो अपन समझते हैं। पहला कारण तो हम देखें कि सूर्य यहाँ पे आया। अब आप बोलोगे कि यार पानी में भी तो पड़ रहा है सूर्य की किरण, तो हमको पता है कि यार पृथ्वी या जो भूमि होती है समुद्र के तुलना में जल्दी गर्म होती है, तो हमारा ये जो भूखंड है वो जल्दी गर्म होगा। जल्दी गर्म होगा तो यहाँ लो प्रेशर बनेगा और पानी में हाई प्रेशर बनेगा। तो पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, यहीं पे ITCZ भी बन जाएगा। ITCZ मतलब जहाँ से दोनों तरफ की हवाएं जहाँ पे आके मिलेंगी। तीसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ पे ये तिब्बत प्लेटू है, आपको मैं अच्छे से दिखाऊं, ये तिब्बत प्लेटू है। अब तिब्बत प्लेटू मतलब तिब्बत का पठार है। यहाँ पे जब खूब ज़्यादा सूर्य की किरण पड़ती है ना तो और ज़्यादा यहाँ पे लो प्रेशर बनने लगता है इस पठार में, ठीक। तो इस एरिया में फिर से लो प्रेशर बना। अब ये तिब्बत या पूरा प्लेटू, जैसी लो प्रेशर है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा हवाओं को खींचेगा। जितना ज़्यादा लो प्रेशर बनेगा उतना ज़्यादा हवा खींचेंगी, उतना ज़्यादा पानी गिरेगा। अगली चीज़ ये होती है जिसको बोलते हैं अपन क्या बोलते हैं उसको, जेट स्ट्रीम बोलते हैं उसको। थोड़ा सा मैं दिखाता। जेट स्ट्रीम क्या है, ऐसी चलती हैं ये, ठीक, क्षोभ मंडल के ऊपर। ये मान लीजिए सब ट्रॉपिकल जोन है, तो ये जो चल रही है क्या है,
जेट स्ट्रीम है। ऐसे 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 ये तेज़ी से हवा चलती है, जो आपको दिख रही ना, ये पृथ्वी के ऊपर जेट स्ट्रीम चल रही। अब यहाँ पे क्या होता है, ये समझ लीजिए क्षोभ मंडल है, इसी के पास ये जेट स्ट्रीम चल रही तेज़ी से। और कैसे कैसे चल रही, आपको दिशा भी पूछेगा तो इधर पश्चिम है आपका, तो पश्चिम से पूर्व की ओर ये चलती हैं, इसको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। अब दूसरी चीज़ है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, तो यहाँ पे एक समुद्र है जिसको बोलते हैं भूमध्य सागर। तो ये समुद्र से जो जेट स्ट्रीम के थ्रू ना, हवा के थ्रू भारत में आ जाता है पानी, ठीक। तो इसी को बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो जेट स्ट्रीम के द्वारा भारत में आता है। अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो ये जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये देखिए जेट स्ट्रीम आई, इसी के साथ आपकी पानी वाली वो भी आ गई हवा, वो भूमध्य सागर से लेके, और यहाँ पे क्योंकि हिमालय है तो यहाँ आके पानी गिरता है। और ये इसका समय जो होता है वो समय होता है आपके ठंडी का, मतलब शीतकाल। तो ये क्या हो रहा है, शीतकाल में वर्षा हो रही जो खेती के लिए उपयोगी है, और इसको बोलते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, क्यों पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, क्योंकि ये पश्चिम से आता है। तो आपसे पूछ सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो जेट स्ट्रीम के सहारे पश्चिम से आता है, भारत का ये जो उत्तर पश्चिम का इलाका है, यहाँ पानी गिराता है, फसल के लिए ज़रूरी है क्योंकि ठंडी में पानी कम गिरता है। तो ये आपको समझ में आ गया पश्चिमी विक्षोभ क्या है। अब एक चीज़ और समझिए यहाँ से, कि ये जो पश्चिमी विक्षोभ है ना, ये जो जेट स्ट्रीम यहाँ चलती है, जब यहाँ खूब ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना, लो प्रेशर बन जाता है, तो ये जेट स्ट्रीम ना हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाती है। ये भी एक कारण है मानसून के आने का, क्योंकि जब तक ये तेज़ हवा यहाँ चलेगी तो फिर पानी कहाँ गिरा पाएगा, ये इधर से इधर आते रहेगा, इसको रोक लेगा ये। तो जब यहाँ लो प्रेशर बनता है, सूर्य की किरण यहाँ पड़ती है, तो ये जो जेट स्ट्रीम है हिमालय के उत्तर में शिफ्ट हो जाती है, तो यहाँ और ज़्यादा लो प्रेशर बन जाता है, और एक नई जेट स्ट्रीम चलने लगती है जो कुछ समय के लिए चलती है, वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, और इस जेट स्ट्रीम से आपका मानसून और तेज होता है। तो ये आपको मानसून के अलग अलग जो फैक्टर हैं वो समझना है। ये कहानी मैं इतनी इसलिए समझा रहा हूँ कि फिर आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा यार ऐसे ऐसे हुआ। एक चीज़ और होती है कि ये जो द्वीप है ना, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है। अब समझो यहाँ लो प्रेशर बना है भारत के उत्तरी मैदान में, यहाँ और हाई प्रेशर बनेगा तो ये हवाएं और तेज चलेंगी, ये भी आप समझ गए। अब ये हवाएं चलती कैसे हैं ये समझो। ये मानसून का जो नाम आपको लगता होगा ना उत्तर दक्षिण, तो ये तो बेसिक आपको पता है कि यार ऊपर उत्तर है, इधर पूर्व है, इधर दक्षिण है और इधर पश्चिम है, ठीक। और मानसून का नाम होता है जहाँ से वो चलती हैं, ठीक। इसीलिए इन हवाओं को बोलते हैं जो भूमध्य रेखा की तरफ चलती हैं, इनको बोलते हैं व्यापारिक पवने। ये जो मैं आपको बताया ना, ये ट्रेड विंड है, इनको व्यापारिक पवने बोलते हैं। इनको बोलते हैं वेस्टर्लीज, पछुआ हवाएं, और इनको बोलते हैं पोलर हवाएं। तो व्यापारिक पवने कैसे चलेंगी, अब देखो यहाँ बन गया लो प्रेशर या ITCZ, अब यहाँ पे बना है हाई प्रेशर। अब हवाओं को चलना है लो प्रेशर की तरफ, तो आपको पता है ये भूमध्य रेखा है, तो इधर तो ये अपने लेफ्ट में मुड़ेंगी, अब पता है कोरियोलिस बल के कारण, तो ऐसे जाती हैं हवाएं। फिर जैसी भूमध्य रेखा को क्रॉस करती हैं तो अपने राइट में मुड़ने लगती हैं, क्योंकि हम अभी पढ़े कि उत्तरी गोलार्ध में राइट में मुड़ती हैं, और राइट में मुड़ के ऐसे करके भारत में प्रवेश करती हैं। और भारत में बस नहीं करती हैं, जो आपका एशियान वाला रीजन है ना, दक्षिण पूर्व एशिया, यहाँ भी प्रवेश करती है। मतलब मानसून केवल भारत को नहीं बरसाता, सबको हर जगह होता है। तो अब ये देखो ये हवा कहाँ से आ रही, ऐसे करके आ रही, तो भारत के लिए क्या कहलाएगा, एक तो ये नीचे इसलिए दक्षिण, और ये कौन सा कहलाएगा, दक्षिण पश्चिम। तो ये जो मानसून कहलाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। तो भारत में वर्षा कहाँ से हो रही, दक्षिण पश्चिम मानसून से। समझ में आ रहा है आपको, ये ऐसे जा रहा है ना, तो भारत का दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। अब मानसून आ कैसे रहा है ये समझो। मानसून ऐसे करके यहाँ पहुँचा, केरल में सबसे पहले पहुँचा। फिर मानसून ना दो भाग में बढ़ जाता है, एक अरब का सागर वाला होता है और एक बंगाल की खाड़ी वाला रहता है। अरब सागर वाली जो शाखा है ऐसे धीरे धीरे जाती है, ये उतनी ज़्यादा मजबूत नहीं रहती है, पश्चिमी घाट में वर्षा कराती है, और यहाँ
ऐसे धीरे धीरे यहाँ तक पहुँच पाती है। गंगा का जो पश्चिमी किनारा है गंगा के मैदान का, अब ये वाली जो शाखा है ये ऐसे करके समुद्र के ऊपर से फिर जाती है और यहाँ हिमालय आपको पता होगा, हिमालय ऐसे करके है, तो हिमालय से टकरा के फिर ऐसे मुड़ जाती है ये वाली शाखा। अगर भारत के नक्शे में अपन देखें तो ये ऐसे करके गई, हिमालय में टकराई और ऐसे मुड़ गई। तो सबसे ज़्यादा वर्षा इसीलिए यहाँ पे होती है क्योंकि खासी पहाड़ है, गारो खासी जयंता, तो खासी में जो मासिन राम है यहाँ खूब वर्षा होती है क्योंकि ऊंची पहाड़ियाँ हैं, सबसे पहले यहीं पहुँचती है। और ऐसे करके वर्षा करते करते ऐसे चलता है मानसून। अब ऐसे चल रहा है तो आप समझो यहाँ खूब वर्षा होगी, फिर थोड़ा कम यहाँ, थोड़ा कम यहाँ, पानी कम होते जाएगा ना। तो ऐसे यहाँ पहुँचते पहुँचते तो पानी ख़त्म ही हो जाता है अरावली तक, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ कोई पहाड़ भी नहीं है। वर्षा होने का अच्छा फैक्टर होता है कि ऐसे करके ये हवाएं आ रही, पहाड़ में जब ये ऊपर चढ़ती हैं ना तो बनता है बादल। सीधा सीधा चलेंगे तो कुछ बादल आदल नहीं बनता, बनता है बादल और फिर ये बरसती हैं। इसलिए पहाड़ के इस वाले छोर में खूब वर्षा होती है और इधर कोई वर्षा नहीं होती। तो अगर आपसे पूछे कि वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती है कि बढ़ती है, तो पूर्व इधर हो गया, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होते जाती है। इधर से जो शाखा आई वो भी यहाँ पे मिलती है। अगर अपन इधर वाली को काले में बनाए तो यहाँ पे मिलती है, मतलब गंगा का जो पश्चिमी किनारा है वहाँ पे ये दोनों पूर्व और पश्चिम वाली शाखाएं, या बंगाल की खाड़ी और अरब सागर वाली शाखाएं मिलती हैं। ये आपको बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ के अब अपन बुक में आते हैं। अब मेरी उम्मीद ये है कि ये सब समझने में आपको थोड़ा कम मेहनत होगी। पहली चीज़ तो अक्षांश है, ये तो आपको पता है कि यार भारत जैसे भारत है तो ये भारत आप बनाए, या सॉरी भारत गुस्सा आ जाएगा, ये भारत बनाए तो यहाँ से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा का जो दक्षिणी हिस्सा है ये उष्णकटिबंधीय है और जो उत्तरी हिस्सा है वो उपोष्ण है, मतलब उप उष्ण, थोड़ा सा कम उष्ण है। और भारत की जो जलवायु है वो कौन सी है? मानसूनी प्रकार की जलवायु। ठीक, तो भारत में दोनों की विशेषताएं, पहली चीज़ तो अपन ये समझ गए। दूसरा, अगर ऊंचाई की बात करिए तो ये फैक्ट ध्यान रखिएगा कि हिमालय है जिसकी ऊंचाई 6000 मीटर है, और अगर हिमालय नहीं रहता ना तो अभी हम देखें ना इधर से हवाएं आती हैं, हिमालय इनको रोक लेता है। और इधर साइबेरिया जो बहुत ठंडा इलाका है रूस का, भारत पूरा ठंडी में कप आ जाता, तो हिमालय हमको मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। अगली चीज़ है वायु दाब, तो वही उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों वाले क्षेत्र में स्थित है। मतलब भारत में जनरली कैसे हवा आती? ऐसे। अब ये क्या कहलाएगा? इधर उत्तर इधर पूर्व, तो ये कहलाएगा उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन। ठीक, ये मैं पहले ही बता दिया कि कोरियोलिस वर्ग के कारण दहनी और विक्षेपित होकर विषुवती निम्न दाब की ओर बढ़ती हैं। ये पूरी कहानी जो अपन अभी पढ़े ना वही है कि आपका उत्तरी गोलार्ध है तो ऐसे दाहिने और विक्षेपित होती है, भारत की ओर घुसती है। कोरियोलिस बल क्यों होता है? पृथ्वी के घूर्णन के कारण पवने उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाई ओर विक्षेपित होते हैं। इसी को फेरेल का नियम भी बोलते हैं। फिर अगली चीज जेठ धारा पढ़े हम, इसीलिए इन्हें उपोष्ण कटिबंधी। क्यों? 27 डिग्री से 30 डिग्री अपन हिमालय के आसपास है ना, वो उपोष्ण क्षेत्र है, इसीलिए उसको जेठ धारा बोलते हैं। जेठ धारा क्या? सकरी पट्टी में क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई में पश्चिमी हवाएं, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर चलती हैं, ये भी देख लीजिए। इसी के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं, ये भी आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। एक पूर्वी जेठ धारा जिसे उपोष्ण कटिबंधी पूर्वी जेठ धारा करते हैं, गर्मी के महीनों में 14 डिग्री में प्रवाहित होती है। मैं बोला है ना कि मौसमी जेठ धारा है जो केवल गर्मी में चलती है। और गर्मी में क्या होता है? गर्मी मतलब बेसिक क्या होता है कि जैसे आपका ये गर्मी के मौसम में ये भारत है तो ये जेठ धारा है, तो ये जेठ धारा ऊपर चल देती है। देखो इधर से निकलने लगी, यहाँ से ना निकल के ये जेठ धारा कहाँ से निकलती? इधर ऊपर से, और एक जेठ धारा इधर से ऐसे प्रवाहित होने लगती, तो ये पूर्वी है क्योंकि पूरब से जा रही। जनरली ये ध्यान रखना, आपने तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। चोट जेठ धारा जिधर से, जहाँ से उसका उद्गम है ना वो बोलते हैं। मान लीजिए कोई यहाँ से ऐसे चल रही हवा तो इसको बोलेंगे किधर से आ रही है? दक्षिण पश्चिम से। यही अगर मैं बोलूँ कि कोई हवा यहाँ से ऐसे चल रही तो ये क्या कहलाएगी? उत्तर पूर्वी हवा। ठीक, ये आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ अपन ना क्लियर हो गया, इसी से ठंडी में वर्षा होती है। अब आ जाते हैं भारत का मानसून। अब देखो भारत का मानसून क्यों होता है, अभी सब कारण अपन पढ़े, एक एक करके फिर से समझो। पहला है स्थल और जल के गर्म और ठंडे होने की विभेदिक प्रक्रिया।
स्थल जो है जल्दी गर्म होता है, इसलिए वहाँ लो प्रेशर जल्दी बन जाता है। जल देर से गर्म होता है, पहला आप ये समझ गए। दूसरा, ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसको हम बोले ITCZ, वो कहाँ होता है? गंगा के मैदान में खिसक जाता है। मतलब पहले ये कहाँ रहता है? पहले ये ITCZ यहाँ रहता है, जो शिफ्ट होके यहाँ चल देता है, क्योंकि सूर्य भी यहाँ आ जाता है। ठीक, तो दूसरा कारण मानसून का ये है, इसलिए वहाँ लो प्रेशर बन जाता है। तीसरा है, मेडागास्कर के पूर्व लगभग दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाले क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जो भी प्रभावित करता है। यहाँ पे मेडागास्कर है, तो यहाँ ना उच्च दाब और ज़्यादा बन जाता है। देखो यहाँ तो निम्न दाब बन रहा है, जितना ज़्यादा ये निम्न दाब रहेगा या जितना अधिक यहाँ उच्च दाब रहेगा, सॉरी निम्न दाब जितना कम रहेगा, ठीक, उच्च दाब जितना ज़्यादा रहेगा मानसून उतना तेज आएगा, सीधी सी कहानी है। तो यहाँ उच्च दाब भी विकसित हो जाता है, यहाँ निम्न दाब और ज़्यादा बन रहा है, तो हवाएं और तेज़ी से आएंगी, बारिश और ज़्यादा होगी। चौथा है, तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, तो गर्म के कारण क्या होता है? वहाँ और निम्न दाब बन जाता है। और हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं और उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धारा का प्रभाव होता है। ये आप पाँचों चीज़ समझ गए। ITCZ अभी अपन समझ गए, जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं आपस में, ठीक, व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं, वो कहलाता है ITCZ। इधर से ये हवा मिली, इधर से ये मिली, जहाँ पे मिली वो कहलाए ITCZ। फिर एक ना ये है, इसको बहुत ज़्यादा आप बोलोगे तो मैं समझा दूंगा, ये बहुत टेक्निकल कॉन्सेप्ट है, NCERT में थोड़ा सा दे दिया। दाब की अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी दोलन। ये 3 बिंदु हैं, एक डार्विन है, एक उत्तरी ऑस्ट्रेलिया है और एक ताहिती पॉइंट है। इनको, ये 3 बिंदु हैं पृथ्वी में, जिनको अपन देखते हैं कि कहाँ कितना दाब है। आप ये लाइन ध्यान रखना कि दाब का अंतर अगर ऋणात्मक है तो मानसून औसत से कम होगा और विलंब से आएगा। अपन ये दाब इसलिए नापते हैं कि मानसून तेज, आप सुनते होगे ना, इस बार मानसून तेज आएगा, खूब ज़्यादा बारिश होगी, इस बार कम बारिश होगी, तो ये दाब ही देखते हैं। तो सीधी सी बात है, ऋणात्मक है तो कम आएगा, ठीक। फिर अगली चीज़ है एल नीनो। एल नीनो क्या है? एक गर्म समुद्री जलधारा है। पहली चीज़ ध्यान रखो, गर्म समुद्री जलधारा है, और ये ना मानसून को निगेटिवली इफेक्ट करती है। मतलब जब एल नीनो आता है तो मानसून कम होता है। एक और चीज़ है जो आपके में नहीं लिखी, उसका नाम है ला नीना। जब ला नीना आता है तो मानसून ज़्यादा होता है। मतलब आप देखोगे इस बार सूखा पड़ेगा तो लोग बोलते हैं कि इस बार एल नीनो है इसलिए सूखा पड़ रहा है। ला नीना आता है तो तेज़ ठीक ठाक बारिश होती है। और एल नीनो क्या है? वहाँ जनरली ठंडी पेरुधारा निकलती है, वहाँ गर्म जलधारा हो जाती है, इसीलिए उसका नाम एल नीनो है। एल नीनो मतलब होता है बेबी क्राइस्ट, मतलब क्रिसमस के समय ये आती है तो बोलते हैं क्राइस्ट का बेबी है, इस टाइप का उसका नाम है। ये पूरी घटना जो है दक्षिणी दोलन कहलाती है, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन एनसो। तो सीधा सीधा बस ये पूछ सकता है कि मानसून का संबंध किन से है, कितना है, कहाँ का तट है, तो पेरू का तट है, इतना ही पूछेगा आपसे। मानसून का आगमन वापसी ये तो बेसिक पता है कि कब आता है, तो जून में आता है, सितंबर के आसपास फिर बोलता है हमको वापस जाना है भैया। एक होता है मानसून का प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट मतलब होता है कि जब मानसून आपके पहुंचता है आपके देश में, तो जो ठीक ठाक पानी गिरता है ना, शुरू में तो रिमझिम होता है, वो मानसून नहीं है, उसको बोलते हैं मानसून पूर्व बौछार। जब मानसून सही में पहुंचता है, बोलता है स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो उसको बोलते हैं मानसून का प्रस्फोट। 2 शाखा में बढ़ता है, अभी अब देखे ही लिए भारत का नक्शा कहाँ गया, देखिए ना कि 2 शाखा में बढ़ता है, एक अरब सागर की शाखा रहती और एक बंगाल की खाड़ी शाखा रहती, ठीक। और ये आपस में कहाँ मिलती हैं? दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिल जाती हैं। फिर आपका मानसून की वापसी कब से चालू होती है? सितंबर से चालू हो जाती है। मानसून की पहली वर्षा कहाँ होती है? तो द्वीपों में मानसून की पहली वर्षा होती है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। अब भारत में जो अलग अलग ऋतुएं हैं, पहली हम देख लेते हैं शीत ऋतु, मतलब अभी जो ऋतु चल रही ठंडी की ऋतु। शीत ऋतु में क्या है? हाँ, इसको थोड़ा सा समझिए। अब देखो मानसून जून में तो ऐसे घुसा, इधर पहुंचा, ये बारिश किया, यहाँ ये वाला ऐसे गया, यहाँ टकराया, फिर ऐसे ऐसे आए, यहाँ पे आपस में मिले, पूरे भारत में बारिश किए। अब ये तो जून वाला समय था, जून जुलाई वाला। अब सूर्य तो भाई नीचे जाएगा ना, फिर से सितंबर में फिर नीचे चल देगा। अब जब सितंबर में नीचे जाएगा तो आपका लो प्रेशर नीचे बन जाएगा। जब लो प्रेशर नीचे बनेगा तो यहाँ हाई प्रेशर फिर से बन जाएगा। अब हवा कहाँ से चलेगी? हाई प्रेशर से लो प्रेशर, तो वापस चलने लगेगी, ये तो आपको पता है।
तो अब ये हवा क्या होगी, अब वापस जाएगी। अब जब वापस जाएगी तो हवा ऐसे करके वापस जाएगी। आपको पता है कि उत्तरी गोलार्ध है तो ऐसे करके इधर मुड़ती है अपने राइट में। तो जो यहाँ से ऐसे करके निकलेगी वो तो कुछ पानी नहीं गिराएगी, हमको भी पता है भाई यहाँ से कौन सा पानी इसको मिलेगा जो गिराएगी। लेकिन जो हवा ऐसे आएगी ना, ये वाली समझो, जो आपके उत्तर पूर्व से ऐसे करके ऐसे हवा आई, ये आपके यहाँ पे बंगाल की खाड़ी से लिया पानी आर्द्रता और ऐसे करके घूम के तमिलनाडु में पहुंची। और ये समय है ठंडी का, है ना, क्योंकि अब लो प्रेशर नीचे बन गया, सूर्य नीचे आ गए, तो यहाँ से पानी लिया और तमिलनाडु में जाके वर्षा कराएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ये जो एरिया है ना चेन्नई में, इसीलिए ठंडी ऋतु में बाढ़ आती, बाकी जगह नहीं होती। एक शीत ऋतु में यहाँ पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ वर्षा होती है और तमिलनाडु और थोड़े से आंध्र प्रदेश के एरिया में शीत ऋतु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। जो आ रहा है ये होता है आता हुआ मानसून, ये कहलाता है लौटता हुआ मानसून। तो अपन यही देखो, इन पवनों के कारण, और ये पवन इधर से आ रही तो कौन सी पवन कहलाएंगी, ये उत्तर हुआ, ये पूर्व हुआ, तो ये उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन। नाम भी ध्यान रखना ना, क्यों उत्तर पूर्वी कहलाएंगी, ऐसे आ रही, इधर से जा रही थी तो दक्षिण पश्चिमी। तो क्लियर रहेगा आपको। वर्षा तमिलनाडु के तट पे होती है। ठीक, अगली चीज़ है एक महावट कहलाता है। जो मैं बोला आपको ना, पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवाती विक्षोभ, जो भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया से आती हैं पवन, जेट स्ट्रीम के कारण भारत में ऐसे ऐसे घुसती हैं, और ये जो वर्षा होती है इसको बोलते हैं महावट। तो ये नाम पूछ सकता है महावट क्या कहलाता है, तो महावट जो है शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको महावट बोलते हैं। अब आ गए गर्मी की ऋतु में। गर्मी में क्या होता है बताओ, गर्मी में होता है लू चलती है। लू क्या है, ग्रीष्मकाल का प्रभावी लक्षण है, भारी गर्म और शुष्क पवनें ऐसी तैसी कर देती हैं। गर्मी में आपको याद होगा यार पानी भी गिरता है। गर्मी में हिंदी में महीना कहलाता है बैसाख वाला। तो पानी भी क्यों गिरता है, क्योंकि आंधियाँ चलती हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद गरज चमक वाली मूसलाधार बारिश होती है, हिमवृष्टि होती है। आपको याद होगा अगर घर में आपके आम के पेड़ हों, खूब आंधी आती है। IPL देखते होगे, आंधी आती है, बंद हो जाता है, टीवी बंद हो जाती है, मतलब लाइट बंद हो जाती है। तो इस समय खूब आंधी होती है, और बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं। तो काल बैसाखी कब आती है, ग्रीष्मकाल में। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसूनी, जैसे मानसून पहुंचने वाला है तो पहले से थोड़ा मोड़ा माहौल बनते रहता है। तो कर्नाटक केरल में पहले पहुंचता है, जैसे भारत का नक्शा देखोगे तो पहले तो यहीं पहुंच रहा है ना। तो ये जो पूर्व मानसूनी वर्षा होती है, इसके कारण ना पानी गिरता है तो आम जल्दी पकते हैं, इसीलिए इसे आम्र वर्षा बोलते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं जो ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूज़ मत होना। एक है काल बैसाखी। काल बैसाखी क्या है, जो गरज चमक के साथ मूसलाधार वर्षा होती है, इसीलिए काल नाम आगे जुड़ गया। एक है आपका महावट, जो किससे होता है, महावट है पश्चिमी विक्षोभ से। और एक है आपका आम्र वर्षा, ये कहाँ होता है, कर्नाटक और केरल में पूर्व मानसूनी वर्षा। अब मानसून का आगमन हो गया, तो मानसून में आप देखिए पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा होती है। अब ये पश्चिमी घाट यहाँ पे पहाड़ है, तो मानसून इधर से आया तो इधर पहाड़ है, तो इस साइड तो खूब पानी गिरेगा, और इस साइड के एरिया में पानी नहीं गिरेगा, तो इधर खूब पानी गिरता है। भारत के इन एरिया में 250 mm से भी ज़्यादा पानी गिरता है, यहाँ और यहाँ खूब पानी गिरता है, क्योंकि पहला स्ट्राइक यहीं होती है। ठीक, फिर एक और घटना है वर्षा का विराम। वर्षा का विराम मतलब होता है कि यार जहाँ पे लो प्रेशर बनता है ना, वहीं पे पानी गिरता है। मान लीजिए यहाँ पे ITCZ था, तो यहाँ खूब पानी गिरा, अब ये प्रेशर इधर शिफ्ट हो गया, लो प्रेशर जब यहाँ शिफ्ट हो गया तो पानी इधर गिरेगा, यहाँ पानी गिरना थोड़ा सा रुक जाता है, इसको बोलते हैं वर्षा का विराम। जब यहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ तो यहाँ थोड़ा सा रुक जाएगा, तो उसको बोलते हैं, ये तो आप समझ ही जाओगे, वर्षा का विराम मतलब अंतराल आना। ठीक, जहाँ पे गर्त होता है मतलब ITCZ लो प्रेशर, वो गर्त अगर इधर उधर शिफ्ट होता है, जब मानसून का गर्त मैदान के ऊपर होता है तो मैदान में वर्षा होती है, पहाड़ में होता है तो पहाड़ में वर्षा होती है, तो सीधी सी बात है। फिर है मानसून की वापसी, ये तो आप लोग फील किए होंगे, खूब उमस लगती है ना, इस समय लगता है यार AC रहना चाहिए। तो इसी समय कुंवार वाला महीना होता है, तो इसको कुंवार की उमस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि आसमान साफ हो गया, तापमान बढ़ गया, लेकिन क्या हुआ, स्थल अभी भी आर्द्र है, पानी गिरा है तो ठंडक ही है, तो तापमान उच्च है और आर्द्रता, इसलिए उमस हो जाती है खूब, इसीलिए इसको बोलते हैं कुंवार की उमस। ठीक,
मासिन राम विश्व के सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ स्टेलैग्माइट और स्टेलैक्टाइट गुफा होती है। ये अपने कुटुम्बसर में भी है। ये वर्षा का वितरण देख लो, यहाँ सबसे ज़्यादा होती है, ये 400 से अधिक वाले एरिया हैं ये। फिर इनके बगल में जो एरिया है यहाँ 200 से 400 होती है ये एरिया में। फिर ये वाले जो एरिया हैं यहाँ 100 से 200, फिर इसके बगल में 60 से 100, फिर यहाँ और कम होती है और ये और कम होती है और इधर तो और कम होती है। तो ये इसीलिए चित्र में रंग के हिसाब से आप समझ जाओगे कि कहाँ कितनी वर्षा होती है। सेम ही टाइप का ये भी, ये वार्षिक वर्षा है, ये वार्षिक वर्षा है और ये मौसमी वर्षा है, मतलब ये मानसून से कितनी वर्षा हुई और उसी हिसाब से वार्षिक भी रहता है। फिर वर्षा का वितरण उत्तर पूर्वी भारत में 400 सेंटीमीटर वर्षा होती है, राजस्थान में 60 सेंटीमीटर से भी कम होती है, मतलब कहीं अच्छी बात है कहीं कम होती है। थोड़ा बहुत देख लेते हैं MCQ। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मासिन राम में होती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को क्या कहा जाता है? चलो इसको आप बताओ, ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, लू बोलते हैं ना। कौन से कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है? क्यों होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण। भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? तो जून के प्रारंभ में। कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? इसका आप बताओ क्या विशेषता है। फिर ये छोटे छोटे सवाल हैं, ये अब तो समझ ही जाओगे। तो ये NCERT का हमारा जलवायु वाला चैप्टर हुआ। इसको मैं रिस्क इसलिए नहीं ले रहा था ना कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा है पढ़ाने से ज़्यादा, फिर भी आप लोग बोले कि भैया पढ़ाओ, तो कोशिश किया हूँ। पता नहीं ठीक बता पाया हूँ कि नहीं, क्योंकि समझाने का ज़्यादा है, मतलब ये भी समझाओ फिर वो समझाना है, तो पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी ये समझाओ। अब मेरे को नहीं पता ना आपको कितना पता कितना नहीं पता, तो बेसिक मेरे हिसाब से समझ गए होगे, मतलब आपके काम चलाओ। फिर भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में करिएगा। ये सीरीज़ हम लोग जारी रखेंगे। कोशिश करूँगा मैं कि MCQ टेलीग्राम चैनल में डालते रहूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ये जब मैं पूरी पढ़ा लूँगा ना, तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है बुक को हाईलाइट करके मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, तो आपकी मेहनत भी कम हो जाएगी। पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, जो हाईलाइटेड है वो पढ़ लेना। हिस्ट्री का भी हम लोग कोशिश करते हैं जल्दी लाने का, और भी आप लोग का कोई डाउट है, कोई सुझाव है, कोई कुछ है तो बिल्कुल बताइएगा। आप लोग के कमेंट ही हम लोग को क्योंकि प्रेरित करते हैं। आप अभी तक देख रहे हैं, इतना प्यार बना रहे हैं, और इतना लंबा वीडियो 37 मिनट का तो भी देख रहे हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।